नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हिजाब डालने में कोई एतराज नहीं है, परंतु स्कूल या कॉलेज में किसी को जाना है तो वहां के ड्रेस कोड की पालना जरूरी है। वहीं गुरमीत राम रहीम को मिली फरलो पर अनिल विज ने कहा कि फरलो मांगना किसी का भी मौलिक अधिकार है और कानूनों के तहत ही यह प्रदान की गई है। वहीं हरियाणा कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण को लेकर लिए गए निर्णय पर गृह मंत्री विज ने कहा कि सरकार के निर्णय से जबरन कोई धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसका भी प्रावधान तय किया गया है। अगर कोई हिजाब डालना चाहता है तो डाले, हमें उसमें कोई एतराज नहीं। परंतु अगर वो स्कूल या कॉलेज में जाना चाहता है तो वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसकी पालना करनी पड़ेगी। अगर आपने पालना नहीं करनी है तो अपने घर में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर, सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए राम रहीम को पैरोल दी है ताकि इलेक्शंस में सपोर्ट मिल सके। ये राजनीतिक लोग हैं, हर बात का राजनीतिक अर्थ निकालते हैं। पैरोल मांगना किसी का भी हक है और कायदे कानूनों के तहत ही हरियाणा सरकार ने पैरोल दी है। सर, कल कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण को लेकर काफ़ी बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ अब डीसी से भी परमिशन लेनी होगी? जो बिल कल कैबिनेट से पारित हुआ है उसमें डराकर, धमकाकर, लालच देकर, गुमराह करके, अपनी सोशल मीडिया पर आइडेंटिटी छुपाकर, धोखा देकर, लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से बिना दबाव के, बिना लालच के कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो हमने उसका भी प्रावधान रखा है। वो उपायुक्त को, जिले के उपायुक्त को अप्लाई करेगा और वो प्रक्रिया अपनाकर देखेंगे कि ये कोई वायलेशन तो नहीं है एक्ट की और अपनी इच्छा से कर रहा है तो उसको इजाजत दी जाएगी। डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान के निर्देश तथा एसीपी संदीप मौर्य के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच 30 प्रभारी रविंदर सिंह की टीम ने ओयो होटल में छापेमारी कर वहां पर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 20 लड़कों, 14 लड़कियों समेत एजेंट संदीप उर्फ मोनू तथा होटल मालिक नरेंद्र का नाम शामिल है। एजेंट मोनू टैक्सी ड्राइवर का काम करता है। इसका इन लड़कियों के साथ संपर्क था। मोनू ही इन लड़कियों को होटल में लेकर और छोड़कर जाता था। पूछताछ होने के साथ सभी आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। यारो साहब, एक ओयो में रेड पड़ी है, ये क्या है पूरा मामला? ये आज रात की घटना है। एसीपी संदीप मौर्य रात्रि चेकिंग पर थे और उन्हें एक सूचना मिली थी कि जो बड़कल चौक स्थित सासाराम ओयो होटल है, इसमें कुछ लड़कियों को और लड़कों को मतलब जाते हुए देखा है। जो लोकल इन्फॉर्मर थे उन्होंने सूचना दी थी। इसी सूचना के बिहाफ पे ओयो में जाकर चेक किया तो उसमें करीब 14 लड़कियां और 19 लड़के पाए गए। तो ये लड़के रहने वाले कहाँ के हैं, लड़का लड़की, और इनकी उम्र लगभग कितनी होगी? लड़के मोस्टली यहीं एनसीआर के हैं, फरीदाबाद, दिल्ली और आसपास के एनसीआर एरिया के हैं, और लड़कियां पीछे से यूपी और बिहार की हैं, लेकिन अभी ये इधर एनसीआर में ही रह रही हैं। तो जिस तरह से ओयो बढ़ते जा रहे हैं, क्या और ओयो में भी जो है तहकीकात करने की कुछ पुलिस की वो है? पुलिस आयुक्त श्री विकास अरोड़ा जी ने अभी हाल ही में निर्देश दिए थे कि 26 जनवरी के आसपास की बातें हैं कि सभी ओयो धर्मशाला वगैरह चेकिंग जाए। तब से लगातार चेकिंग वगैरह चल रही है और इस तरह की कुछ गतिविधियां नहीं पाई गई थी, लेकिन अभी सूचना मिली तो इन पे रेड डाली गई है, जिसमें से 14 लड़कियां और 19 लड़के मिले हैं और तकरीबन ये 20 से 30 की उम्र के एज ग्रुप के। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने रेड डाली, मौके पे वहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, जो इंस्पेक्टर रविंदर और महिला थाना की इंस्पेक्टर गीता ये मौके पे पहुँचे हैं और अन्य उच्च अधिकारी पहुँचे हैं और इन्होंने अरेस्ट कर लिया है और अभी इनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया है।
कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद हरियाणा के सभी स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर 9वीं तक की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। एक महीने बाद पढ़ाई शुरू होने से बच्चे व अभिभावक काफी हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। अंबाला के सरकारी स्कूलों में गेट पर तापमान चेक करने की व्यवस्था की गई है। बिना अभिभावक की अनुमति लेटर के बच्चों को स्कूल में आने की परमिशन नहीं है। स्कूल इंचार्ज के अनुसार वार्षिक परीक्षाओं से पहले बच्चे सिलेबस को पूरा करवाने के लिए अलग से क्लासें लगाई जाएंगी। विभागीय आदेशों अनुसार आज स्कूल पहली से 9वीं तक खुले हैं और बच्चे काफ़ी टाइम बाद स्कूल में आए हैं, तो उनका पढ़ाई में काफ़ी लॉस हो चुका है। उनको ऑनलाइन काम देके बच्चों की पढ़ाई की कमी को पूरा किया जाएगा और स्कूल में भी अगर किसी को ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा टाइम देके बच्चों को तैयारी करवाई जाएगी। तो आज गेट पे क्या कुछ गेट पे टेम्परेचर नोट किया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं और बच्चों की पेरेंट्स की अनुमति के एप्लीकेशन लेके हम लोगों ने उनको अंदर स्कूल में एंट्री करवाई है। मैडम वैक्सीन सर्टिफिकेट भी वैक्सीनेशन बच्चों की लगभग हो चुकी है, तो जो बच्चे 1-2 रह गए हैं बीमारी के कारण नहीं लगवा पाए, उनकी भी वैक्सीनेशन करवा के बच्चों को। मैडम कितना लॉस देखते हैं बच्चों को? एक महीना एग्ज़ाम पास है अब, काफ़ी लॉस हो चुका है बच्चों का। बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहे, नए सिरे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रदेश भर में पिछले कई महीनों से बंद पड़े स्कूल अब फिर से खुल चुके हैं और इसी क्रम में रतिया में भी स्कूल खुलने से रतिया के विद्यार्थियों ने खुशी जताई। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और वैक्सीनेशन कार्ड देखकर ही छात्रों को स्कूल में एंट्री मिल रही है। सरकारी जो हिदायतें हैं, जो प्रोटोकॉल है, SOP सरकार ने जारी करी है, उसके मुताबिक जो है सरकारी आदेशानुसार ही आज जो है वो पहली से 9वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कूल आज खुल गए हैं। जो टाइमिंग है बच्चों के लिए वो 9 से 1 बजे तक है और अध्यापकों के लिए 9 से 2:30 बजे तक है। तो जो चली आ रही जो हमारी SOP है, जिसके अंतर्गत सैनिटाइजेशन बच्चों का हम लोग कर रहे हैं, बच्चे मास्क के साथ आ रहे हैं और साथ में जो उचित डिस्टेंस है बच्चों के बीच में वो हम लोग मेंटेन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो जिससे कि ये कोरोना से भी बच्चों का जो है वो हम बचाव कोरोना से कर पाएँ और दूसरी ओर बच्चों का सिलेबस जो है वो हम लोग निपटा पाएँ, ऐसी हमारी सोच है। तो सर स्कूल में एंट्री के दौरान बच्चों का वैक्सीनेशन का कार्ड देखा गया सर? जी, बच्चों को जैसे ही हम लोग ये बच्चे एंट्री करते हैं तो इनको वैक्सीनेट करते हैं और साथ में इनका टेम्परेचर भी जो है वो नोट करते हैं और उसकी रिपोर्ट जो है हम लोग हमारे जो ऐप है, अवसर ऐप, उसके माध्यम से हम लोग हेड ऑफिस को भेजते भी हैं। सरकार का ये फैसला किस तरीके से देखते हो सर आप? नहीं, बहुत अच्छा फैसला है जी, क्योंकि अब तो पीक डेज हैं, बच्चे की पढ़ाई का जो है वो भी हम लोग गौर कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी जो है वो गवर्नमेंट भी देख रही है और बड़ी चिंतित है गवर्नमेंट इन बच्चों की शिक्षा को लेकर के, और इसीलिए इन्होंने जो है वो 10 तारीख से आज से जो है ये शुरू किया है बच्चों का आना। पहले से हमारे पास 3 क्लासें थी, 10वीं, 11वीं और 12वीं। अब आज से जो हमारे पहली कक्षा से लेकर के और 9वीं कक्षा के बच्चे भी जो स्कूल में आने। गांव फतेहपुर जिला कैथल में नाबालिग बच्चे 10 वर्षीय मोहित का हत्यारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहित का हत्यारा कोई और नहीं, पड़ोस का ही रहने वाला निकला है, जिसका नाम सावन है। हत्यारा पहले ही बच्चे को बहला फुसलाकर पास में बने एक कमरे में ले गया और वहां जाकर बच्चे के मुंह और नाक को हाथ से दबा दिया। बच्चे के दम घुटने से मृत्यु हो गई और बाद में हत्यारे ने उसे पास में बने तालाब में फेंक दिया और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्यारे को 3 दिन के रिमांड पर ले लिया है। ये आपको पता है, एक 10 साल के बच्चे की डेड बॉडी वहाँ इसमें फतेहपुर में एक तालाब के पास मिली थी। ये 7 तारीख को ये डेड बॉडी मिली थी। तो मैं आपको लिए बता दूं, एसपी साहब भी मौके पर गए थे, CIA 1-2 भी, मैं भी मौके पर गया था 10 साल की। तो उसी दिन सुबह हमें सूचना दी थी, कंप्लेंट दी थी, हमारा बच्चा है ना 6 तारीख से वो गायब है फतेहपुर से। तो हमने जब भी साथ के साथ पर्चा दर्ज कर लिया था, अपनी टीमें लगा दी थी। थोड़ी देर बाद ही पता लग गया था कि बच्चे की डेड बॉडी तालाब के पास है। तो हमने इसको फिर पोस्टमार्टम कराया, इसमें डेड बॉडी मिली तो हमने धारा 302, 364 वो लगा दी, 201, 201 लगा दी। और फिर हमने जांच में लगी रही थी, क्योंकि ये 6 तारीख से बच्चा गायब था, 7 को आया था। तो रात को हम देख ही रहे थे, पता करा उनके मोहल्ले वाले से, भाई बच्चा रोटी खा के 8 बजे निकला, बताया है 8 बजे अपने घर से निकला है। तो वहीं उनके आसपास है ना, चपाड़ के आसपास एक सावन नाम का लड़का था,
किसी ने उन्हीं के वो मोहल्ले वालों ने बताया कि हमने सावन के साथ देखा था। तो हमने कल इसको 8 तारीख को सावन को बुला के पूछताछ करी, वहीं पर क्या नाम है फतेहपुर से, और पूछताछ करी तो इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि भाई मैं इसको लेके गया था और मैंने इसका नाक बीच के गला बीच के इसका उसमें वो नीचे ही वहाँ पे वो कोटरा था ना, वहाँ पे इसका वो करे, आगे जाकर तालाब के पास में इसको डाल के आ गया। अभी इसका हमने 3 दिन का रिमांड लिया है। अभी रिमांड इसी बेस पे लिया है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ऐसा लगा कि ठीक नहीं बता रहा, तो हमने 5 दिन का इसका रिमांड लिया था, जो जज साहब ने 3 दिन का दिया है। तो हमें उम्मीद है इसके साथ कोई और भी होगा तो उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। कोई ऐसी खास रीजन नहीं थी और अभी कोई ऐसी बच्चा था, ये बच्चा को बेला फिसला के लेके गया है। कोई पुरानी रंजिश का अभी तक नहीं आया है क्योंकि मामला भी 2-3 दिन का है। ऐसे घर वालों से ही पूछा था कि भाई कोई पुरानी रंजिश हो, ऐसा कुछ। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन हरियाणा ने अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन हरियाणा 8 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर कलायत हाईवे पर सड़कों पर बैठी हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई निपटारा नहीं किया गया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की घोषणाओं के बावजूद उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, जिससे आक्रोशित होकर वे सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पहली ये मांग। दूसरी इनकी मांग ये है कि न्यूनतम वेतन, सरकार कहती बड़ा ढिंढोरा पीटती हरियाणा की सरकार के पूरे देश में हमने न्यूनतम वेतन सबसे ज़्यादा लागू कर दिया। हम मांग करते हैं कि 24,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, जो कि भारत सरकार के 7वें वेतन आयोग में दर्ज है कि एक फैमिली को ठीक ठाक जीवन जीने के लिए 24,000 रुपये महीना चाहिए, तभी उसका गुजारा बेहतर हो सकता है। किसान संगठनों ने मांगों को लेकर गुरुवार को बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के समक्ष 14वें दिन भी धरना जारी रखा। किसान संगठनों के पदाधिकारियों की प्रशासन से बातचीत हो चुकी है, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनी है। किसानों का कहना है कि जब तक खराब फसलों का मुआवजा नहीं दिया जाता, नहरों में पानी की सप्लाई 15 दिन में नहीं की जाती है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक धरना इसी तरह चलता रहेगा। आज 14 दिन हो गए और डीसी कार्यालय सिरसा के आगे ट्रैक्टर ट्रालियों से मोर्चा लगा के बैठे हैं। 1-2 बार प्रशासन ने बात हमसे की है, लेकिन अभी तक हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करने का ना तो कोई आश्वासन मिला है, ना कोई उसके ऊपर अभी हमारे को जवाब मिला है। और यहाँ हम काफ़ी टाइम से बैठे हैं। 2 साल पुराना बीमा क्लेम बकाया है। 111 गाँव का एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा ये बीमा किया गया था, जो आज टेक्निकल कमेटी के अंदर मामला पड़ा है। और उसकी हमारी ये मांग है कि इसमें जल्दी से जल्दी इसका फैसला करवाया जाए और सरकार जो है इसका समय निर्धारित करे। अगर कोई भी कंपनी टेक्निकल कमेटी में जाती है अपनी शिकायत लेकर, तो उसका समय निर्धारित किया जाए 1 महीने का, कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका समाधान होना चाहिए। अब ये 4-4 साल 5-5 साल अगर फैसले नहीं आएंगे तो किसानों को बीमा कराने का फ़ायदा नहीं। दूसरा, गुलाबी सुंडी से हमारा नरमा ख़राब हो गया, उसका जो मुआवजे की राशि है वो बढ़ाई जाए। जब ये 12,000 प्रति एकड़ किया गया था तब डीजल का रेट बहुत कम था, खाद के रेट बहुत कम हुआ करते थे। आज जो डीजल है वो 90 रुपये हो गया है, खाद के जो रेट है वो बढ़ गए हैं, दवाइयों के रेट बढ़ गए हैं, तो वो महंगाई बढ़ गई है। उस महंगाई के हिसाब से ज़मीनों के आज जो ठेके भी बढ़े हैं, तो जितना ज़मीन का ठेका है उसके हिसाब से जो है वो सरकार को मुआवजा राशि किसानों को देनी चाहिए। आज ये 7,000 रुपये 9,000 रुपये दे देते हैं, जिसमें तो बुआई बिजाई का खर्चा भी नहीं निकलेगा। इसलिए इसकी राशि जो है वो बढ़ाई जाए और तमाम जो किसानों का जो नरमा ख़राब हुआ उनको सबको जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ गाँव को ही चिन्हित किया है, जबकि जो खराबा था वो जहाँ जहाँ कॉटन बेल्ट थी वहाँ सब जगह गुलाबी सुंडी से नरमा खराब हुआ था। दूसरी हमारी मांग है कि ये जो बीटी का बीज दिया गया था, इस बीज को ये कह के दिया गया था कि इसके ऊपर बीमारी नहीं आएगी किसी प्रकार की, ये बीटी कॉटन है और 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार होगी। अब इसके ऊपर बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, दवाइयों का छिड़काव भी बहुत करना पड़ रहा है। तो जो इन्होंने कंपनियों ने उसको अंदर हिदायतें दे रखी है, जो इसकी गारंटी ले रही थी, तो उन कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो नकली बीज बेच के आज किसानों के साथ धोखा किया है। इन मांगों को लेकर हम बैठे हैं। दूसरा, बुढ़ापा पेंशन जो है उसको बहाल किया जाए, नहरों के अंदर 15 दिन पानी दिया जाए और जो हमारी खाद का समस्या है उसका निपटारा किया जाए, समय से पहले खाद की यहाँ पे व्यवस्था की जाए। ट्यूबवेलों की जो कनेक्शन है इसके ऊपर गुजरात की कुछ कंपनियाँ हैं, उनकी ये इन्होंने शर्तें लगा दी है कि ये कंपनी आपको जो मोटर है वो खरीदनी पड़ेगी, वरना आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि जो कंपनियाँ दूसरी भी है, किसान
स्टूडेंट की मर्जी होनी चाहिए कि वो कौन सी कंपनी की मोटर खरीदेगा, उसके हिसाब से उसका कनेक्शन होना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज 14 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन हमारा पड़ाव है। फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी में रहने वाली महिला की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल महिला सुबह 6 बजे ड्यूटी के लिए जा रही थी, तभी कीचड़ की वजह से पैर फिसला। महिला ने गिरने से बचने के लिए बिजली की तार पकड़ ली और तभी महिला को करंट लग गया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने और गली के लोगों ने मिलकर बिजली विभाग की लापरवाही बताते हुए इसे सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। कारण यही था, रात को बारिश आई थी, सबने देखा तूफान था और कॉलोनी के अंदर एक बिजली का खंभा है जो काफ़ी टाइम से टेढ़ा हुआ पड़ा है और उसमें नीचे की तारें नंगी थी, बॉक्स के साथ जो तारें होती हैं वो नंगी थी। तो लेडीज़ काम पे जा रही होगी, 7 बजे का टाइम था, पैर फिसल गया उनका कीचड़ की वजह से, उन्होंने वो तार को पकड़ा तो उस तार की वजह से वो चिपक गई हैं, उनकी डेथ हो गई। ये सुबह हमारे ERV गार्ड ने सूचना दी थी, वैसे महिला का करंट लग के और इसकी मृत्यु होगी, डेड बॉडी मौके पर पड़ी हुई है। इस सूचना पर मैं वहाँ अपने कर्मचारियों के साथ वहाँ गया तो स्थानीय निवासी ये बोले भाई हम काफ़ी बार शिकायत कर चुके हैं बिजली महकमे में और उन्होंने की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। तो हमने भी हालात देखे तो वहाँ नंगे तार थे। महिला का नाम सुशीला है, उसकी उम्र 35 साल है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। काफी लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि दुकानों के आगे रखे सामान व मोटरसाइकिल खड़ी करने की वजह से आमजन का शहर में निकलना मुश्किल हो गया है। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सड़क पर सामान रख देते हैं, जिससे काफी सड़क ब्लॉक हो जाती है। उसके पश्चात ग्राहक अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं। आमजन का बाजार से निकलना मुश्किल हो गया। कई बार तो अतिक्रमण की वजह से पूरा शहर जाम हो जाता है, जिसको लेकर 20 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। सड़क पर रखे सामान को जब्त कर लिया गया। दुकानों के सामने का रखा हुआ सामान नगर पालिका कर्मचारी नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर ले गए और कहीं दुकानदारों ने कार्रवाई को लेकर काफी विरोध जताया, लेकिन उनकी एक न चली। आ रही थी कि शहर में अतिक्रमण किया हुआ, जिस कारण लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बस उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए आज ये कार्रवाई की। बहुत बार पहले बोला जा चुका है कि आप लिमिट में रहो, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे, इसलिए आज ये कार्रवाई करनी। तो हमने इनको हिदायत दी है कि आप जल्दी से अपने जो अतिक्रमण आपने किया हुआ है इसको पीछे कर लें, नहीं तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। लगभग 20 दुकानों के ऊपर कार्रवाई की है। आगे कुछ बताना चाहेंगे क्या? इनको नहीं बोला है कि अपने जो शेड है शेड के ऊपर सामान ना डालें, बाहर की तरफ लोगों को परेशानी होती है, दुर्घटना हो सकती है। अपने शेड मतलब शेड है जो 2 फुट से बाहर ना निकालें, उनको सामान उठाया जाएगा, जब्त किया जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी। का टाइम दिया है तो मतलब लगभग हम 15-16 तारीख के बाद दोबारा ये कार्रवाई करेंगे। बनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गुरुवार से स्नातक की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेज में करीब 55,000 विद्यार्थी हैं जो कि परीक्षा में बैठे हैं। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। परीक्षाओं को नकल रहित करवाने के लिए उड़न दस्तों का भी गठन किया गया है, जो कि परीक्षा केंद्रों में जाकर जांच कर रहे हैं। कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सिरसा में 10 व अन्य जिलों के संबंधित कॉलेजों में 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोविड के चलते विद्यार्थियों की समस्याओं को जानते हुए विश्वविद्यालय ने इस बार 9 में से 5 प्रश्नों को हल करने का प्रावधान किया है। बीमार छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं भी करवाई जा रही हैं। परीक्षा 2 चरणों में हो रही है। पहले चरण की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक हुई, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। हम जनवरी के महीने में एग्ज़ाम कराना चाहते थे, क्योंकि हमारा शेड्यूल और हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोविड के कारण हम जनवरी में ये काम नहीं कर सके। तो जैसे ही कोविड से लॉकडाउन और यूनिवर्सिटी खुली हैं, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, तो हमने एग्ज़ाम की डेट आज से 10 तारीख से आज UG के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं। कल से PG की जो परीक्षाएँ हैं वो हो जाएंगी। कुल 41 सेंटर हैं, जिसमें 31 सेंटर्स हैं जो आउटसाइड सिरसा है और 10 सेंटर हमारे सिरसा में हैं। कुछ सेंटर कल शुरू होंगे क्योंकि वहाँ UG के स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन जहाँ UG और PG के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर आज से परीक्षाएँ बिल्कुल सुचारू रूप से है। किसी भी तरीके की कोई समस्या या किसी तरीके की चुनौती हमारे सामने नहीं है। लगभग 55,000 स्टूडेंट्स टोटल है जो कि इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बैठेंगे। और ये ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके की कोविड की सिचुएशन थी, उन सिचुएशंस में जैसे परीक्षाएं लेट होती जा रही थी, हम कोशिश करें जितना हो सके उसको करें और किसी भी स्टूडेंट का एकेडमिक ईयर का लॉस ना हो, इस बातों को सुनिश्चित कर रहे हैं।
फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।